हापुड़ @1 2 3 4 हापुड़ के बाद @1 2 3 4 इसे बाहर रख क्या अमन इसे बाहर रख दिए और इसमें ना वो लगा देंगे चार्जर लाइव चलेगा इस पर पता पड़ता है चला। हाँ भाई वेलकम द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट और आज अगेन वी आर हेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफ जेनेटिक्स है ना। कल आप लोगों को क्या बताया गया था, क्या बताया गया था कल? टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कल आपको टर्म्स बताए गए थे, कुछ साइंटिस्ट के नाम बताए गए थे। रिवाइज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। बैटसन ने क्या दिया था? गिव द टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पर वर्क करने वाला पहला साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। टीएच मॉर्गन कंसिडर एज द फादर। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो बात है वो ये है, व्हाट आर द रीजन ऑफ सक्सेस, व्हाट आर द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के सफलता के कारण क्या थे, है ना। तो वो हम लोगों ने बताया कि उसने सेलेक्ट क्यों किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया था, क्यों किया था? इजी टू हैंडल, एनुअल प्लांट था, ठीक है। और कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए थे। आज बात करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, उन्होंने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मेंडल के जब वर्क की बात करते हैं, आज बात करेंगे मेंडल्स वर्क, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यही आता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर एसेस किए थे? तो मेंडल सेलेक्ट द 7 कैरेक्टर्स। मेंडल सेलेक्ट द 7 कैरेक्टर्स। तो जनरल क्वेश्चन बनता है जब आप टेस्ट की बात करते हो ना, क्लास टेस्ट की बात करते हो कि क्लास के अंदर टेस्ट होगा, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि भैया ये बता दो, सिंपल, मतलब अगर ये माना जाता है कि ये सभी को पता है कि पी प्लांट के कितने कैरेक्टर लिए थे उसने? 7 कैरेक्टर लिए थे। अब वो कैरेक्टर्स थे कौन कौन से, ठीक है ना, वो कैरेक्टर्स थे कौन कौन से, और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि वो कौन से क्रोमोसोम पर है, कैरेक्टर कौन सा है और वो कौन से क्रोमोसोम पर है। आपको पता है जो पी प्लांट होता है इसके पास 14 क्रोमोसोम होते हैं। 14 मतलब 7 पेयर्स। डिप्लॉयड कंडीशन 7 पेयर होगा, ठीक है। और जब हम इसको काउंट करेंगे तो कितने वो आएंगे? 14 क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। तो जो पहला कैरेक्टर था वो था लेंथ ऑफ द स्टेम। लेंथ ऑफ स्टेम, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ आ सकता है लेंथ ऑफ द प्लांट। क्या आ सकता है? लेंथ ऑफ द प्लांट। ये कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पर था? ये जो कैरेक्टर था इट वाज प्रेजेंट एट द 4th क्रोमोसोम। ज़्यादातर जो कैरेक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सेलेक्ट किए, ग्रेगर जॉन मेंडल का काम नहीं था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने तो कैरेक्टर को सेलेक्ट किया और अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बाद में पता लगाया कि ये जो कैरेक्टर का जीन है, आपको पता है हर कैरेक्टर के लिए कोई जीन होता है, जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर है वो बाद में पता लगाया जब उसका जीन मैपिंग हो गया, ठीक है। तो वो कौन से क्रोमोसोम पर है? 4th क्रोमोसोम पर है। और यहाँ से जो सिस्टम निकलता है वो 2 तरह का होता है। प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा? या तो टोल होगा या क्या होगा? ये होगा ड्वार्फ। या तो टोल होगा या क्या होगा? ये होगा ड्वार्फ, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन। दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर की 2 पोजीशन होती हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है, या तो टर्मिनल का, तो एक ही बात है, लेटरल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? एक्सियल या क्या होगा? लेटरल।
जो पहले लिखा हुआ है डोमिनेंट है, जो बाद में लिखा हुआ रिसेसिव। एक्सियल क्या होता है? एक्सियल होता है जो बिल्कुल टॉप पर रहता है, और और जो लेटर होते हैं क्या होते हैं? साइड में बनते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोजोम था, इट वाज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द फोर्थ क्रोमोजोम। ये कैरेक्टर जो कौन से क्रोमोजोम पर था? फोर्थ क्रोमोजोम पर है, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ द पोड, शेप ऑफ द पोड, ठीक है। अब यहां पर जब बात करेंगे इसमें, तो इसका जो क्रोमोजोम था, इसमें क्या है? इसमें एक तो होगा कौन सा? राउंड, ना 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 ना, वो अलग है। राउंड और फ्लैट कह सकते हैं आप उसको। ये पोड का मतलब फली का जो वो है, फली एक तो फूली हुई होगी, ठीक है, और एक क्या होगी? भिजी हुई होगी, दबी होती है, तो वो वाला करेक्टर है, ठीक है। हाँ, पूरा जो फ्रूट निकलता है ना, जो मटर का आप फली लेते हैं, उसका टाइप है। इसका जो क्रोमोजोम था, इट वाज ऑन द फोर्थ क्रोमोजोम ऑल्सो। तो आपको पता है ज़्यादातर करेक्टर कौन से क्रोमोजोम पर आ रहे हैं? फोर्थ क्रोमोजोम पर आ रहे हैं, ठीक है। अब है पोड कलर। क्या है? पोड कलर। अब पोड कलर जो है वो है ग्रीन और व्हाइट। ग्रीन और व्हाइट। इसका जो जीन है, इट इज प्रेजेंट ऑन द 7th क्रोमोजोम। येलो, ग्रीन एंड येलो, ओके। और उसके बाद जो 5th क्रोमोजोम, जो 5th कैरेक्टर है, वो है सीड शेप। अब आ गया वो वाला जो आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है, इट इज प्रेजेंट ऑन द 1st क्रोमोजोम। 5वां हो गया? हाँ, इट इज प्रेजेंट ऑन द 7th क्रोमोजोम, ठीक है। 7 पर तो एक है। पोड कलर है 5th क्रोमोजोम पर, इसको करेक्ट करो। 4th इस पर है, 5th क्रोमोजोम पर। और जो सीड शेप है, ठीक है, वो है 7th क्रोमोजोम पर। इसमें क्या होगा? इसमें होगा राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। 6th जो कैरेक्टर है, इट इज पोड कलर। पोड कलर तो हो गया हमारे पास, ठीक है। शेप ऑफ द पोड, ये भी हो गया। कौन कौन से कैरेक्टर लिए हमने? लेंथ ऑफ द स्टेम, फ्लावर पोजीशन, शेप ऑफ द पोड, उसके बाद पोड कलर, उसके बाद क्या हो गया? ठीक है, उसके बाद सीड कलर, इसके बाद सीड कलर। और सीड कलर का जो क्रोमोजोम है वो कौन सा है? वो है 1st क्रोमोजोम पर। इसका फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप है कलर में, देखो जरा क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, येलो और ग्रीन। और 7th जो कैरेक्टर है, उसको ये वाले मिला लेना, एक बार मिलाएंगे उसको, मैच करेंगे। हाँ, फ्लावर कलर। जो फ्लावर कलर का जीन है वो भी कौन से पर है? वो है 1st क्रोमोजोम पर है। कौन से क्रोमोजोम पर है? 1st क्रोमोजोम पर है, ठीक है। और इसका जो है कलर का फ्लावर का कलर क्या है? नहीं, लिस्ट दी हुई होगी आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी में। वायोलेट और वाइट। एक बार फिनोटाइप को मैच करो। टोल्ड वार ठीक है, एक्सियल लेटरल ठीक है, एक्सियल और टर्मिनल। चलो, जो एनसीईआरटी का उसको कवर करो। राउंड और फ्लैट, यहाँ पे क्या दे रखा है? शेप ऑफ द पोड में इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्ट। इनफ्लेटेड और क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट। उसके बाद ग्रीन येलो, उसके बाद राउंड और रिंकल्ड, उसके बाद येलो ग्रीन, उसके बाद वायोलेट और वाइट। ये पूरा सिस्टम। अब इसमें क्या क्या पता पड़ा कि कौन से तो क्या है? कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर का जीन कौन से क्रोमोसोम पर है, ठीक है, और उसका फिनोटाइप क्या है। ये दोनों डिफरेंशियल कैरेक्टर हैं। जो आगे वाला है वो डोमिनेंट है, और बैक वाला कैसा है? बैक वाला रिसेसिव है। इन सभी को क्या मान करके, इन सभी को बेस मान करके उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को डेवलप कराया।
ठीक है। अब ये पता पड़ा है कि ये जीन कौन से क्रोमोसोम पर हैं, ये किसने बताया? तो एक साइंटिस्ट है एस ब्लिक्स, ठीक है, क्या है? एक्स ब्लिक्स्ट। इसने बताया कि जीन, ठीक है, प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, जीन प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम। मेरी बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ द स्टेम का जीन 4th क्रोमोसोम पर है, फ्लावर पोजीशन का जीन 4th क्रोमोसोम पर है। ये किसने बताया? ये बताया एस ब्लिक्स्ट ने। किसने बताया? एस ब्लिक्स्ट ने, कि ये जो जीन है दे आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम। तो कौन कौन से हैं? 4th, 5th, 7th और 1st। सबसे ज़्यादा किस पर है? 4th पर। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं जहाँ पर मेंडल के काम के बारे में दिया हुआ है, वहाँ पर मेंडल की लाइंस को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि मेंडल्स कंडक्ट सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट जिसमें केवल क्या होता हो? सेल्फ पॉलिनेशन होता हो, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। तो उसमें जितना भी कंडीशन आएगी वो सब होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा। और कल मैंने बताया था कि अगर होमोजाइगस कंडीशन होती है तो प्लांट कैसा होता है? प्योर प्लांट होता है। तो हम यूज़ करते हैं प्योर लाइन प्लांट। प्योर लाइन प्लांट और प्योर प्लांट में फ़र्क है। प्योर प्लांट का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम केवल एक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, केवल एक प्लांट के बारे में, वो होमोजाइगस है। लेकिन जब हम प्योर लाइन के बारे में तो लाइन में क्या होते हैं? लाइन में तो एक से ज़्यादा जनरेशन होती है। तो जो हमारे पास उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज किया, ठीक है ना, ही यूज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ही यूज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इमास्कुलेशन और बैगिंग का यूज किया था। उसने क्या किया था? इमास्कुलेशन और बैगिंग का यूज किया था। और उसने वहाँ पर क्या किया कि सेवरल एक्सपेरिमेंट अपने कितने किए? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस पर, ठीक है। इसके आगे कहता है ए इंटरब्रीड लाइन इज ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन, जो मैंने आपको बताया कि अंडरगोज कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन, शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेवरल जनरेशन। ठीक है, प्योर लाइन बनी। क्या बनी? प्योर लाइन बनी। प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस, तो पेरेंट भी होमोजाइगस और ऑफस्प्रिंग भी होमोजाइगस, फिर उसकी ऑफस्प्रिंग भी होमोजाइगस। 5-6 जनरेशन में क्या आ गया? होमोजाइगस कंडीशन आ गई। तो वो क्या बनी? वो बनी ट्रू ब्रीडिंग लाइन। क्या बनी? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो सबसे पहले उन्होंने जो प्लांट को सेलेक्ट किया था, उन्होंने प्योर प्लांट को सेलेक्ट किया था, सेलेक्टेड फ्रॉम द ट्रू ब्रीडिंग लाइन, सेलेक्टेड फ्रॉम द ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ओके, तो मेंडल ने ऐसी 14 ब्रीडिंग लाइन को सेलेक्ट किया था। नोट में लिख लो कहीं डाल करके यहीं पर कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। मेंडल selected 14 true breeding pea plant varieties। ठीक है, अभी जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी ये सब सेम थी, बस एक कैरेक्टर को छोड़ करके। कोई सा भी एक कैरेक्टर डिफरेंट होता था, बाकी सारे कैरेक्टर कैसे होते थे? सेम होते थे। तो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया गया। अब यहाँ पर क्या किया गया? अब हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए?
तो मेंडल ने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि 7 कैरेक्टरों को स्टडी किया था उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ये 3 तरह के क्रॉस हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए, मतलब हमने 2 प्लांट लिए, दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, जनरेशन क्रिएट हुई। अब उस जनरेशन में हम केवल एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से अगर 2 कैरेक्टर को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। और अगर 3 कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। मतलब अगर एक एलिलिक पेयर है, 2 एलिलिक पेयर हैं, 3 एलिलिक पेयर है, इस तरह से बात करेंगे। समझ में आती है, क्लियर होता है, ठीक है। चलो, पॉइंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बेटा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब क्रॉस किया जाता है किसी भी एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो क्या बेटा, ए क्रॉस हैज बीन मेड, ए क्रॉस has been made by taking one differential character, ठीक है। अब 7 कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको 7 कैरेक्टर दिए, तो हम लोग ले लेते हैं लेंथ वाला, सबसे आसान है, उसी पर ज़्यादातर डिस्कस भी होता है। अब देखो, हमने लिया एक प्लांट, ठीक है, प्लांट का एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया और वो कैरेक्टर है लेंथ ऑफ द प्लांट, ये हो गया एक कैरेक्टर। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो 2 तरह के हैं, या तो प्लांट टॉल है या प्लांट ड्वार्फ है। जब एक टॉल प्लांट का क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, ड्वार्फ प्लांट के साथ कराया जाता है, तो जो जनरेशन क्रिएट होती है उसके अंदर लेंथ का कैरेक्टर कैसा होगा, वो स्टडी करने के लिए क्या किया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखो, अगर हमने क्या किया, हमने लिया टोल प्लांट, ये फिनोटाइप है, देख करके बताया जा सकता है। फिनोटाइप किसे कहते हैं, जिसको देख करके बताया जा सकता हो, ठीक है। और एक है हमारे पास कौन सा प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। जब कोई भी हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे लिखा जाता है पी, पी का मतलब होता है पेरेंट, पी का मतलब क्या होता है, पेरेंट। चेकर बोर्ड बनाने के लिए जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उसको बनाने के लिए ये रूल्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। ये हो गया फिनोटाइप। अब इसके हमें जीनोटाइप लिखनी है। अब जीनोटाइप में जैसा भी मैंने बताया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाता है। मेंडलिज्म में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या, होमोजाइगस लाइन, ठीक है। होमोजाइगस फॉर एवरी कैरेक्टर, जो भी हमने लिया है वो कैरेक्टर कैसा होगा, वो होमोजाइगस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी, ये हो गया होमोजाइगस फॉर द टॉल, ठीक है। एंड स्मॉल टी, ये हो गया होमोजाइगस फॉर, ठीक है। अब बनेंगे इसके गैमेट। आप लोगों को पता है कि पॉलिनेशन होता है, ठीक है, उसके पास गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट के लिए क्या होता है, मियोसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, पोलन ग्रेन बनता है या ओवम बनता है, जो भी कुछ बनेगा। अब ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों कराए जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करा रहे हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं इन कंट्रोल्ड कंडीशन, या ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इस कैरेक्टर के 2 जीन हैं, जब गैमेट में जाते हैं तो क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर तो ये वाला टी है, दूसरे क्रोमोसोम पर ये वाला टी है। तो जब ये गैमेट्स में जाएंगे तो सेग्रीगेट हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो एक जीन एक क्रोमोसोम में चला जाएगा, एक जीन एक गैमेट में चला जाएगा, दूसरा जीन कहाँ चला जाएगा, दूसरे गैमेट में चला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बना यहाँ पे आ गया ये कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल टी। इसको होमोजाइगस क्यों कहा जाएगा, इसकी एक बात समझो। पहले तो आपको बता दिया कि सेम टाइप ऑफ द जीन इज प्रेजेंट इन द एलील। अब जाइगस का मतलब होता है गैमिट। गैमिट जो बनाते हैं दे कंटेन द सेम टाइप ऑफ द जीन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, एक कैरेक्टर कौन सा, लेंथ। अब ये होमोजाइगस है तो जितने भी गैमिट बनेंगे सबके अंदर कैसा जीन जाएगा, टॉल का जीन जाएगा, टॉल का जीन जाएगा। ठीक है, यहां पे करोगे तो ये भी होमोजाइगस है, स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, और इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज गैमेट्स। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी शो करते हैं कौन किसके साथ फ्यूज करेगा। आपको पता है इट इज ए रैंडम प्रोसेस। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि ये वाला जो गैमेट है वो दोनों फीमेल गैमेट के साथ, तो यहाँ पर हम इसको मेल गैमेट में कंसीडर करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको फीमेल गैमेट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस इसके साथ दिखाओ पहले। ठीक है, और फिर इसका क्रॉस किसके साथ दिखाओ, दूसरे के साथ दिखाओ। क्लियर है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ दिखाओ और फिर इसका क्रॉस इसके साथ दिखाओ। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक मेल गैमेट पॉसिबल है कि दोनों फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज कर सकता है। देखो अगर फ्यूजन होता है तो क्या आता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। फर्स्ट जनरेशन क्रिएट हो गई। फर्स्ट जनरेशन को कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहा जाता है, F1 जनरेशन, मतलब फेलियल फर्स्ट जनरेशन। F1 का नाम कभी कभी पूछा जाता है तो इसको कहते हैं फेलियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब जीनोटाइप आपके सामने है। कल हमने आप लोगों को बताया था कि जीनोटाइप देख करके फिनोटाइप बताया जा सकता है, फिनोटाइप देख करके जीनोटाइप नहीं बताया जा सकता। पहली बात ये बताओ, ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? क्यों, क्योंकि दोनों जीन अलग अलग है। एक अगर एक जैसे होते तो होमोजाइगस, अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अब इन दोनों में लड़ाई हुई। अब इन दोनों में क्या हुई, लड़ाई हुई। जो जीता उसने आपको एक्सप्रेस किया क्योंकि वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पाया वो रिसेसिव हो गया। तो क्या था, डोमिनेंट जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे थे, सारे प्लांट टॉल थे। ठीक है, अब ये देखा कि आगे देखो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, तो क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया। क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है कि F1 जनरेशन के मेंबर्स के बीच में क्या करा दिया, ठीक है, क्रॉस करा दिया। है मोनोहाइब्रिड, क्योंकि एक ही कैरेक्टर चल रहा है अभी। अब जब हमने इसको कराया तो गैमेट बनेंगे, तो एक तरफ क्या लेंगे, मेल गैमेट, और एक तरफ क्या लेंगे, एक तरफ लेंगे फीमेल गैमेट। मेरी बात समझ आ रही है। अब जब हम बात करेंगे यहाँ से, तो एक गैमेट के अंदर तो जाएगा कैपिटल टी और दूसरे गैमेट के अंदर कौन सा जाएगा, स्मॉल टी। दोनों गैमेट अलग अलग जीन कैरी करते हैं। जब दोनों गैमेट अलग अलग जीन कैरी करते हैं तो दैट्स व्हाई इट इज हेटेरोजाइगस। ऊपर वाले में क्या हुआ था, दोनों में दोनों सेम जीन थे, तो होमोजाइगस। गैमेट के अंदर अलग अलग जीन, तो क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, कैपिटल टी और क्या आएगा, स्मॉल टी। गेट इट। अब बनाओ एक और चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर कहते हैं इनको, कहा जाता है पुनेट स्क्वायर्स, क्योंकि ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने डिस्क्राइब नहीं किया था। ये बाद में टेक्निक को चेंज करके समझाने के लिए पुनेट नामक साइंटिस्ट ने इस तरह का ग्राफ बनाया था। तो इन स्क्वायर्स को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर्स। समझ में आती बात। अब ये देखो कि इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी राइट। अब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो क्या होगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ठीक है, ये हो गया F2 जनरेशन। अब नींद आ रही है, मैं नूही तो कह रहा हूँ, रात गर्मी में सोया ना होएगा, है ना। असद 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 ऊँग रहा बैठा हुआ, इन्वर्टर लगवा ले तभी से रहेगा। रात को अगर ढंग से नींद ना आएगी तो दिन में ऐसे ही ऊँगेगा, पढ़ाई में ना जाने का।
समझ थोड़ा, ठीक है। अब ये बताओ कितने टॉल और कितने ड्वार्फ? 3 टॉल 1 ड्वार्फ। ठीक है, तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो आ गया 3:1, ठीक है। अब जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा भाई? 1:2:1। कैसे? 1:4 होमो जाएगा स्टॉल, 2:4 हेट्रो जाएगा स्टॉल, 1:4 होमो जाएगा रिसेसिव ड्वार्फ, ठीक है। मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, 1 2 3 1 2 1, सॉरी क्या हो गया 1 2 1, ओके। तो क्या समझ में आया बता? एक टॉल है, ये वाला कैपिटल टी टॉल हो जाएगा, ये वाला कैपिटल टी टॉल हो जाएगा, ये वाला कैपिटल टी टॉल हो जाएगा, क्योंकि टॉल वाला डोमिनेंट है। तो 3 प्लांट कैसे होगा? टॉल, और 1 प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ। 4 में से 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ये तो क्या फिनोटाइप। अच्छा जब जीरो टाइप में जाएगी तो ये होमोजाइगस, एक अकेला होमोजाइगस है, ये दोनों कैसे हैं? हेट्रोजाइगस। ये कैसा? होमोजाइगस। होमोजाइगस फॉर टॉल, हेट्रोजाइगस फॉर टॉल, और होमोजाइगस फॉर ड्वार्फ। तो वो ठीक है, 1 2 1 और 3 2 1। अब यहां से क्या आपको कंक्लूजन क्या निकाले? ग्रेगर जोन मेंडल ने इसको पढ़ने के बाद में जब ये बताया तो क्या रिलीज हुआ? यहां से रिलीज हुआ 2 तरह के लॉज रिलीज हुए यहाँ पे, क्योंकि 3 लॉ हैं ग्रेगर जोन मेंडल के। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से सबसे पहला लॉ जो क्रिएट हुआ वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो जो कल मैंने आपको लिखवाया था, जो मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन लिखवाई थी, वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्या कहता है ग्रेगर जोन मेंडल? ग्रेगर जोन मेंडल कहता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो नहीं करता वो रिसेसिव है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, क्या रिसेसिव जीन खत्म हो गया? अभी क्या कहा था? ब्लेंडिंग नहीं है। ग्रेगर जोन मेंडल ने क्या कहा था? वो तो कल मैंने जब आपको बताए थे कि फेलियर क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्लेंडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब ब्लेंडिंग को नहीं माना। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि एक जीन एक्सप्रेस हो या ना हो, इफेक्ट खत्म नहीं होता, इफेक्ट खत्म नहीं होता। जब उसको मौका मिलेगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिसेसिव जीन अपने आप को केवल कब कर सकता है? केवल होमोजाइगस कंडीशन में। ये ड्वार्फ कोई ट्रेंड नहीं है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप कोई भी कैरेक्टर उठा सकते हैं, ठीक है। डोमिनेंट जीन कभी भी रिप्रेजेंट करेगा होमोजाइगस में भी, हेट्रोजाइगस में भी। रिसेसिव कब करेगा? केवल ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस प्रोवाइडेड बाय द ग्रेगर जोन मेंडल, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या क्या चीज बात बताई, ध्यान रखिएगा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि रिसेसिव जीन 2017 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है कि जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? होमोजाइगस कंडीशन में। रिसेसिव जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ कब बेटा? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन।
हो गया भाई। इसके अलावा और क्या उसने मालूम किया, यहीं से उसने यूनिट फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था और एलील का कॉन्सेप्ट दिया था जो कल आपको बताए गए थे। अगर एक्चुअल में कहा जाए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के बाद जो उसके कंक्लूजन थे वो दो थे। पहला कंक्लूजन था अबाउट द जीन यानी कि यूनिट फैक्टर और अबाउट द एलील। ठीक है, उसने कहा था कि जो कैरेक्टर है इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा ये कहा था कि जो फैक्टर्स हैं दे आर रिमेन इन पेयर, दे आर रिमेनिंग इन पेयर। तो पेयर ऑफ द यूनिट फैक्टर कंट्रोल द कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट दिया था डोमिनेंस का, कि जो फैक्टर है उन फैक्टर में से जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो कौन, वो रिसेसिव। समझ में आती है बात? ठीक है, अब एक कंक्लूजन और है। पहला कंक्लूजन कौन सा निकला, चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट कर लो। दूसरा कंक्लूजन कौन सा हो गया, पेयर। ठीक है, यूनिट फैक्टर और एलील का। तीसरा कंक्लूजन हो गया सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, इसको हर चीज़ यहाँ पर बड़ी बारीकी से समझनी है, क्योंकि बस 12th क्लास में और समझना नीट में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं। 2022 में का जो नीट हुआ था उसमें अकेले इस यूनिट का एक चैप्टर, अकेले इस यूनिट से 17 क्वेश्चन थे, यानी कि 3 चैप्टर से 17 क्वेश्चन। और जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उससे अकेले 11 क्वेश्चन थे। तो जिसने यूनिट बढ़िया थी ना उस टाइम पे, उस टाइम उसके मजे आ गए। और बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक चीज ये समझो कि नीट में बचता एक भी चैप्टर नहीं है, ना तो सीबीएसई एक भी चैप्टर छोड़ती। जो सिलेबस में हैं उन सबसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि किससे ज़्यादा है किससे कम है, चैप्टर की लेंथ, चैप्टर की इम्पोर्टेंस। तो ये यूनिट 12 क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। रिप्रोडक्शन भी है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो इसी यूनिट का होता है। ठीक है, और अगर जिसकी समझ में ये वाली यूनिट आ गई 12th में, तो उसके लिए बायोलॉजी को बहुत मुश्किल नहीं है। 12th क्लास के लिए वो आराम से 50 से ऊपर नंबर लेकर के आएगा थ्योरी में, 70 में से। और अगर ये नहीं आई तो रह जाएंगे 35-40 के बीच। ठीक है, अब जरा एक बात देखो, मैंने कहा कि मेरे पास जो F2 जनरेशन में मेंबर आया वो हेटेरोजाइगस था। वो क्या था, वो हेटेरोजाइगस था। ठीक है, अब जब यहाँ से गैमेट बनेंगे तो इस गैमेट में एक टी एक गैमेट के अंदर चला जाएगा, दूसरा टी दूसरे गैमेट के अंदर चला जाएगा। कोई ब्लेंडिंग है कोई नहीं, कोई किसी ने किसी को रोक के रखा है, गुलाम तो किसी का कोई नहीं है। बेशक वो रिसेसिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़ के रखेगा तो मेरे साथ ही रहेगा। ब्लेंडिंग नहीं है। क्या होता है कि जब गैमेटिक फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट बनते हैं तो जो जीन हैं वो बड़े आराम से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम जो है सिंगल क्रोमोसोम के साथ वो गैमेट के अंदर चला जाता है। तो जो एलीलिक पेयर होता है, एलील होता है, उसमें से एक जीन एक क्रोमोसोम के साथ एक गैमेट में चला जाता है, दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम के साथ दूसरे गैमेट में चला जाता है, विदाउट एनी इफेक्ट टू ईच अदर। ब्लेंडिंग का मतलब ही ये है कि कोई भी जीन किसी भी दूसरे को क्या नहीं करता, इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो जो गैमेट बनते हैं वो हमेशा एक कॉपी रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा एक कॉपी रिसीव करते हैं जीन की।
तो यहाँ जो लॉ क्रिएट होता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसको कहते हैं, दूसरा नाम है उसका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो दूसरा लॉ जो यहाँ पर रिलीज होता है, सेकंड लॉ, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ प्योरिटी Of gamete. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल हर जगह सही नहीं है, ये बात को समझिएगा। हम मेंडलिज्म के एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे। अगर कोई टॉल प्लांट या डॉर्फ प्लांट है तो जरूरी नहीं है कि F1 जनरेशन में सारे टॉल ही प्लांट हो, जरूरी नहीं है, आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला केस जो है वो सही नहीं है, कुछ जगह लागू होता है, सभी जगह लागू नहीं होता। तो जहाँ लागू नहीं होता वो यूनिवर्सल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो कुछ लॉज कैसे होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जैसे अगर आप फिजिक्स में जितने भी लॉज होते हैं वो सब कैसे होते हैं, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब चाहे तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के तीनों लॉज में से कौन सा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो वो कौन है, Law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये इसकी अपनी काबिलियत है। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट, इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। हम सबके एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे, इसका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गैमेट तो हमेशा आधे क्रोमोसोम रखते हैं। कभी पढ़ा है ना, जैसे हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। तो आधे जीन कहाँ से आएंगे, स्पर्म से आएंगे, आधे जीन कहाँ से आएंगे, ओवम से आएंगे, एक साथ आ जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। कोई भी कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे गैमेट में कभी मिक्सिंग होती नहीं है। मिक्सिंग को ही ब्लेंडिंग कहा जाता है। मिक्सिंग को क्या क्या कहा जाता है, मिक्सिंग को ही ब्लेंडिंग कहा जाता है। कि एक जीन दूसरे जीन के साथ मिक्स नहीं होगा, भाई दोनों जीन साथ साथ है। तो ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट अपने साथ आधा जीन तोड़ लावे या पूरे ले, ऐसा नहीं होता। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि डोमिनेंट प्योर रहेगा हमेशा, जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस पर किसी दूसरे का इफेक्ट डलेगा। ओके, तो लिखो एक लाइन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलील डू नॉट show any blending, and that both the characters are recovered as such in F2 generation. रेशो देखा ना, 1:2:1, जीनोटाइप रेशो। तो डोमिनेंट भी होमोजाइगस हो गया, रिसेसिव भी होमोजाइगस हो गया, और हेटेरोजाइगस भी रहा। तो ब्लेंडिंग नहीं है। तो ये भी कहा। अब प्योरिटी ऑफ गैमेट का मतलब क्या होता है, नीचे भी एक लाइन में और लिख लो, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। Gametes are always pure as they receive only one copy of gene, due to the segregation.
ठीक है, कितने लॉस पढ़ा दिए बच्चों? दो। कौन कौन से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब थोड़ी सी बात करेंगे टिपिकल सी, है ना। अब बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, लेकिन अगर ध्यान से सीखोगे तो आ जाएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस, देखो डेफिनेशन सेम है, बस जहां पर एक कैरेक्टर लिखा था वहां पे कितने कैरेक्टर लिखने हैं? दो कैरेक्टर लिखे। ए क्रॉस हैज बीन मेड बाय टेकिंग टू डिफरेंशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, वहां पे क्या था? मोनो में क्या था? वन कैरेक्टर। क्या करा? और डाइहाइब्रिड में क्या है? टू कैरेक्टर। और हमेशा क्रॉस किससे स्टार्ट करते हैं? प्योर लाइन, प्योर ब्रीड, प्योर लाइन या प्योर ब्रीड से स्टार्ट करते हैं। अब हम कोई भी दो कैरेक्टर लेंगे, जो 7 कैरेक्टर ग्रेगर जोर मेंडल ने स्टडी किए थे, उन 7 कैरेक्टर में से कोई भी दो कैरेक्टर को स्टडी करना है। ठीक है, जैसे पहली बात क्या है? एक प्लांट हो गया टॉल और दूसरा प्लांट क्या हो गया? दूसरा प्लांट हो गया ड्वार्फ। ठीक है, टॉल के लिए जीनोटाइप कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। एक तो हो गया लेंथ, एक कैरेक्टर कौन सा लिया हमने? लेंथ। दूसरा कैरेक्टर हम लोग लेते हैं शेप ऑफ सीड। अब सीड की जो शेप है वो दो तरह की, एक है राउंड, एक है रिंकल्ड। ठीक है, तो टॉल प्लांट है लेकिन इसके साथ दूसरा कैरेक्टर राउंड सीड। ठीक है, राउंड डोमिनेंट है। राउंड क्या है? डोमिनेंट है। तो राउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं डब्लू, कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू। ठीक है, हो जाएगा सर। और दूसरा है रिंकल्ड, ड्वार्फ के साथ क्या आ जाएगा? रिंकल्ड। यहाँ पर जाएगा स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू, और ये क्या है? दीज आर द पेरेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बनाएंगे हम गैमेट्स। ठीक है, अब गैमेट्स बनाने का तरीका समझो। ऐसा मत करना कि दोनों टी को एक साथ ले जाओ और दोनों डब्लू को एक साथ ले जाओ, आधा तो उन्हें ऐसा ना हो ना। तो जो होमोलोगस पेयर है वो अलग अलग होना। ठीक है, तो जब हम गैमेटिक फॉर्मेशन करेंगे तो इन दोनों में से एक टी तो इसके अंदर आ जाएगा और एक टी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और एक डब्लू तो यहाँ आ गया और दूसरा डब्लू यहाँ आ गया। ठीक है, होमोजाइगस, क्योंकि गैमेट कैसे बने हैं? सेम टाइप ऑफ द गैमेट आर देयर। ब्लेंडिंग है कहीं? नहीं है ना, बिल्कुल। सेग्रीगेट हो गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहा है। स्मॉल टी एक के अंदर आ गया, स्मॉल टी दूसरे में आ गया, यहाँ पे कैपिटल डब्लू और यहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल डब्लू। हाँ, क्या बन गए? गैमेट्स। तरोताजा रहो तभी तो पता पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अब तक तो सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? ऐसे करना। अब पॉसिबिलिटी शो करनी है बेटा। इसके साथ ये फ्यूज करेंगे, ठीक है, इसके साथ इसको फ्यूज करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी आती है, कोई एक पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, अब जरा जीनोटाइप देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, क्योंकि हेट्रोजाइगस आएगा। हेट्रोजाइगस फॉर टॉल, हेट्रोजाइगस फॉर इसके लिए शेप ऑफ द सीड, राउंड के लिए। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, कैपिटल टी F1 जेनरेशन। कोई डाउट है? समझ में आता सीधा सीधा? ठीक है, फिनोटाइप क्या होगी?
टॉल और राउंड। क्या होंगे? टॉल और राउंड। जितने भी प्लांट होंगे वो सब कैसे होंगे? टॉल। और सीड का शेप कैसा होगा? राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कराएंगे? सेल्फिंग। ठीक है, क्या कराएंगे? सेल्फिंग। ओके, अब सेल्फिंग में यूज करेंगे पुनेट स्क्वायर्स का। ठीक है, 4 तरह के गैमेट हैं, के जीन हैं, तो 4 ही तरह के गैमेट बनेंगे। ठीक है, कैपिटल टी के साथ दोनों डब्लू आएंगे, फिर स्मॉल टी के साथ दोनों डब्लू आएंगे, तो 4 ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, कल कुछ फॉर्मूले बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन, अगर आपके पास जीनोटाइप है तो उसमें ये पूछा जाएगा कितने टाइप के गैमेट बना सकता है, तो उससे हम एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूले के थ्रू आपको ये पता पड़ जाएगा कि कितने गैमेट बनाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो आप, कैपिटल टी के साथ कैपिटल डब्लू और कैपिटल टी के साथ स्मॉल डब्लू, ब्लेंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद स्मॉल टी के साथ कैपिटल डब्लू और स्मॉल टी के साथ स्मॉल, ऐसे ही, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है, सेम टाइप इधर आ जाएगा। इधर आप दिखाओगे मेल गैमेट दिखा दो, इधर फीमेल गैमेट दिखा दो। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, सेम। अब इसको क्या करने के लिए, अब ये थोड़ा सा बोर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 × 4 कितने कॉलम बनेंगे? 16 हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। 1 2 एंड 3, 4 बन गए। अब यहीं पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं, 16 स्क्वायर में आ गया, है ना। अब देखो इस वाले गैमेट का फ्यूजन इन सब के साथ दिखाओगे इस लाइन में। तो क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू। ओके, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्लू दो, उसके साथ कैपिटल डब्लू। लगे हाथ फिनोटाइप भी कैलकुलेट करते हुए चलो, तो पता रह जाएगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होने का, क्योंकि बाद में काउंट करना दिक्कत हो जाती है। अब ये 4 है, चारों में डोमिनेंट जीन है, चारों में क्या है? डोमिनेंट जीन है। तो ये जो सारे होंगे यहाँ पर जो 4 मेंबर हैं, चारों के चारों क्या होगा? फिनोटाइप टॉल और राउंड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी है, पहले भी था। अब यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। क्या कॉम्बिनेशन बाप दादा के पास था? नहीं, ना बाप के पास ना दादा के पास। नया कॉम्बिनेशन बनाया नहीं बनाया? बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन। वेरिएशंस क्रिएटेड लाइक दिस। आपको कल बताया था ना कि वेरिएशन कैसे क्रिएट होते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो वेरिएशन के क्रिएट होने का कारण है। ठीक है, कैपिटल टी ये दोनों का फिनोटाइप सेम होगा, जीनोटाइप अलग है, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप सेम होगा। ठीक है, करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पे 2 और 2, क्योंकि 2 तरह के फिनोटाइप मिलेंगे आपको। ठीक है, 2 जो है वो तो मिलेंगे आपको टॉल और राउंड। ठीक है भाई, सही समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जरा यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब जादू, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं?
फिनोटाइप सेम होगा, टाइप सेम है, जीनोटाइप तो अलग है, फिनोटाइप क्या इनके सेम है। Same. अब यहाँ पे दो क्या आएंगे, टॉल और राउंड, और दो Dwarf round. ड्वार्फ राउंड। ठीक है, वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं। कंक्लूजन को समझते हुए चलिएगा आप लोग। अब जब मैं इसकी बात करूंगा, कैपिटल टी, Small t, capital W, small w. ये होगा टॉल और राउंड, क्योंकि इसमें चारों जीनोटाइप अलग अलग आएंगे। लास्ट वाले कॉलम में चारों जीनोटाइप क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है बेटा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, Small w. टॉल, Tall wrinkled. टॉल रिंकल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आते Small t, capital W, small w. क्या हो रहेगा, Dwarf round. और यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा Dwarf wrinkled. ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक है, F2 जनरेशन का पेरेंट का कॉम्बिनेशन कहाँ आया, F2 जनरेशन में आया। मतलब क्या हो गया, क्या खोया तो कहीं नहीं था ना, जब उसको मौका मिला तब अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। ठीक है, कोई भी जीन किसी भी दूसरे जीन के साथ बंधा हुआ नहीं है। जीन इज फ्री टू फ्लो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इट कैन मेक कॉम्बिनेशन विद एनी अदर जीन। ऐसा नहीं है कि जिस जीन से स्टार्ट हुआ उसी जीन के साथ रहेगा, देयर आर सेवरल कॉम्बिनेशंस देयर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 16। अब 16 पॉसिबिलिटीज में 4 फिनोटाइप है हमारे पास। 4 फिनोटाइप कौन से, पहले फिनोटाइप कौन से हैं, टॉल और राउंड। टॉल और राउंड आएंगे 9, गिनो। ठीक है, टॉल और राउंड कितने हो गए, 9। ठीक है, उसके बाद हो गया टॉल एंड रिंकल्ड, कितना हो गया, 3। उसके बाद हो गया ड्वार्फ और राउंड, कितना हो गया, 3। उसके बाद हो गया, तो कितना हो गया, 1। ये तो फेमस है, आप लोगों को 10 क्लास से रटा हुआ है, 9 3 3 1। बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब जरा कैलकुलेट करो फिनोटाइप रेशो। ये फिनोटाइप तो क्या, सॉरी जीनोटाइप रेशो कैलकुलेट, 16 की 16 जीनोटाइप का रेशो कैलकुलेट करो। ठीक है, 16 की 16 जीनोटाइप का रेशो मालूम करो, और ये आता पूछा जाता है। फिनोटाइप तो सबको पता, उन्हें पता है कि बता देंगे। अभी बताओ जीनोटाइप रेशो क्या है, बहुत सिंपल है, जरूरत ही नहीं है कुछ भी, हम बताते सब हो जाएगा। ये बना लो जल्दी से, उसके बाद बता देंगे कि जीनोटाइप रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे। इससे हो गया, इससे हो गया। अभी तो इसी सब है, इसे इसके साथ कौन करेगा, इस वाले के साथ।
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में ये वाले चेकर बोर्ड आपको बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। हालांकि यूनिट के लिए ज़्यादा इस तरह से चीज़ें नहीं है, ठीक है, जो बताएंगे वो बोर्ड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसको बनाने के लिए। आ भी आवे तो ना है, खैर यूपी बोर्ड में आ भी आवे है, हाँ सीबीएसई बोर्ड में ना आता, सीबीएसई बोर्ड में तो आ भी जा नहीं भी आता, दोनों चीज़ें। हाँ यूपी बोर्ड का बात सही है, हाँ जनरली आता 10 नंबर का पेपर आ रहा है कीबोर्ड में, है। 10 नंबर का। अब तो हमें पता ना यूपी बोर्ड के 10 साल हो गए छोड़े हुए। 2014 में छोड़ दिया था मैंने पढ़ाना यूपी बोर्ड, 9 साल हो गए। धीरे धीरे टाइम, ये जो रेशियो कौन सा है, फिनोटाइप रेशियो। याद कैसे करोगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाता, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक है, सब तैयार हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1, ठीक है। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होगा वो होगा 1:2:1 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? आई एक्सपेंड कैसे करोगे, इसका मतलब ये हो गया कि 1:2:1 की मल्टीप्लाई 1:2:1 में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 1 हो गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 हो गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 1 में हो गया। अब फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो 2, फिर इस 2, फिर 1 की इसमें करो, 1 2 1 आ गया, आ गया नहीं आ गया, हो गया, सिंपल, खत्म।
जो MCQ आता है रेशियो पूछने का, वो स्क्वायर वाली फॉर्म में भी आता है और एक्सपेंडिंग फॉर्म में भी आता है, दोनों में आ जाता है। ठीक है, रिलेशन क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, डाइहाइब्रिड क्रॉस का, और अगर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का निकालना है तो पावर 3 कर दो। अगर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का निकालना है तो पावर 3 कर दो, वो और बड़ा हो जाएगा। पहले 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद अगर इसमें 1:2:1 की एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो किसका आ जाएगा, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का आ जाएगा। हो गया भाई। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द जीनोटाइप इज देयर। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ द जीनोटाइप इज देयर। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइप का जीनोटाइप प्रेजेंट है। 9 टाइप का क्या मिला है, जीनोटाइप मिला है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जीन है दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब जब उसको मौका मिलेगा, जब जब उसको मौका मिलेगा। यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का 3rd लॉ आता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, 3rd लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो क्या आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जीन इज फ्री, बेटा आवाज नहीं, जीन इज फ्री टू फ्लो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, एंड इट कैन मेक any combination with any other gene, किसी भी दूसरे जीन के साथ मिलकर के ये अपना नया कॉम्बिनेशन शो कर सकता है। इट कैन क्रिएट द वेरिएशंस, इट कैन क्रिएट द वेरिएशंस। ठीक है भाई, ये आपके 2 लॉज कंप्लीट हुए एक्सपेरिमेंटल, और उसके बाद क्या कंप्लीट हुआ आपका 3 लॉज। ठीक है, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो जो बोर्ड का क्वेश्चन है, तीनों लॉज के नाम बताओ, बहुत सिंपल। डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, विच लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। स्टेटमेंट आपके पास है, आप उनको पढ़ें, दिमाग में आ जाएंगे। रेशियो, ये जनरल क्वेश्चन है MCQs फॉर्म में। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन, जीनोटाइप रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। ठीक है, और फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, और बाकी वो आपको पता ही है कैसे बनाना है, हाउ टू मेक। अब तो क्रिएट करना है, रटो मत, क्रिएट कर लो, बना लो, ये ज़्यादा आसान मेथड होता है। ठीक है, नाउ सम अदर स्पेशल टाइप ऑफ द क्रॉसेस आर देयर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हैं वो बोर्ड में भी कम इंपॉर्टेंट हैं, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 क्रॉस है जो हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, स्टार्ट करूं? ठीक, वेरी गुड।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, 3 तरह के क्रॉस पढ़ेंगे। कौन कौन से? बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, देखो स्टार्ट करूं भाई। देखिए दोबारा से मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे जा रहा हूं, पूरा क्रॉस नहीं बनाऊंगा, बस सिंपल, ठीक है ना, चीजें क्रिएट करेंगे। कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया था स्मॉल टी से, और इनसे जो जनरेशन क्रिएट हुई थी वो थी कैपिटल टी और स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस कंडीशन हमें नहीं पता, जीनोटाइप हमें नहीं पता, अननोन है। जीनोटाइप क्या है? अननोन है। हमें क्या पता हेट्रोजाइगस है, कैसे तो पता करा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम F1 जनरेशन है और बेटा ये क्या है, ये पेरेंट्स है, समझ में आती है बात। अब अगर मैं F1 जनरेशन के किसी भी मेंबर का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करा दूं, चाहे डोमिनेंट या रिसेसिव, इसको कहेंगे बैक क्रॉस। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस का मतलब क्या आया? बैक क्रॉस का मतलब ये आया कि क्रॉस बिटवीन मेंबर ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है, F1 विद एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन के किसी भी मेंबर का, तो वो क्या होता है, उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया, ये एक तो ये कंडीशन आएगी, और एक कंडीशन आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया गया स्मॉल टी के साथ। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन हैं, इनको हम मिला करके क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। क्लियर होता है? बैक क्रॉस क्या है? ये है बैक क्रॉस। क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द बैक क्रॉस? कौन सा बैक क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो ये दोनों बैक क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्रॉस आप बनाने भी आने चाहिए आपको। जब आप ये वाला क्रॉस बनाएंगे, कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके जो गैमिट होंगे उसमें तो कैपिटल टी ही आएगा, इसके जो गैमिट होंगे उसके अंदर क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। लेकिन इसके जो गैमिट होंगे उसमें क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा, और क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा। जब इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो क्या होगा? जब इसके साथ इसका फ्यूजन हो तो क्या? ठीक है, तो बेटा फिनोटाइप कैसी आएगी? टोटल फिनोटाइप कैसे होंगे? टॉल होंगे। फिनोटाइप कैसी होगी? फिनोटाइप टॉल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि डोमिनेंट जीन अपने आप को क्या कर रहा है? डोमिनेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला केस देखो, ये वाला केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें एक होता है स्मॉल टी, इसके अंदर एक स्मॉल टी आएगा। यहाँ पर 2 तरह के जीन बनेंगे, गैमेट, ठीक है। इसका फ्यूजन इसके साथ कराओ, इसका फ्यूजन इसके साथ कराओ। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आएगा? एक तो आएगा टॉल, एक आएगा ड्वार्फ। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। पहला कौन सा है? बैक क्रॉस। और दूसरा क्रॉस कौन सा है? टेस्ट क्रॉस। तो पहली बात, टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस एसर्शन। टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस। क्यों बैक क्रॉस है? क्योंकि किसी भी पेरेंट के साथ, लेकिन अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बात में समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें क्या कहता है कि विद एनी पेरेंट, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, दोनों में से किसी के साथ भी करा दो। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या है, यानी कि ये वाला जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये वाला जब ये इसके साथ कराया जा रहा है तो ये कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस। तो पहली बात क्या होता है? स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है।
समझ में आएगी बात? क्या है? True. ट्रू है, पहली बात तो ये। अब टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जब F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो वो क्या होता है, वो टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस की एडवांटेज क्या है पहले, और उसके बाद टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, ऑलवेज, कभी नहीं बदलेगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉस आउट ऑफ दीज जो हम पढ़ रहे हैं उनमें, नीट के लिए, बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर 1:1 है तो ये टेस्ट क्रॉस है मोनोहाइब्रिड, इसको भी ध्यान रखें एक कैरेक्टर को लेकर के। अगर टेस्ट क्रॉस का 1:1:1:1 है तो ये किसका है, ये क्रॉस है डाइहाइब्रिड का। बहुत सारे क्वेश्चन है जेनेटिक्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसको लेकर के, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस काम को समझने के लिए। टेस्ट क्रॉस का यूज क्यों होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन में प्लांट आया टॉल, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस से हमें नहीं पता, अब हमें पता पड़ गया टॉल और ड्वार्फ। जब ये दो जीन हैं इसके पास, ठीक है, इसके पास भी ये होमोजाइगस, इसके हमें पता है, इसका तो हमें पता है ना ये क्या है, ये होमोजाइगस है, इसके हमें पता नहीं, इसके हमें पता नहीं। अब अगर दोनों प्लांट टॉल आते इसकी तरह तो ये होमोजाइगस होता। अब ये क्या, क्योंकि भाई देखो इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसेसिव है, डोमिनेंट के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। तो अगर डोमिनेंट प्योर है तो जो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगी उनमें डोमिनेंट ही रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हेटेरोजाइगस है तो अलग अलग आएंगे, बराबर बराबर नंबर आता है, इक्वल रिसेसिव और इक्वल डोमिनेंट। ठीक है, तो टॉल एक है तो ड्वार्फ भी कितना आया, एक आया। तो क्या पता पड़ता है, जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट। हम किसी भी अननोन मेंबर का जीनोटाइप, आपको एक स्पेसिमेन दे दिया, भैया इसका जीनोटाइप मालूम करो क्या है, तो कैसे मालूम करोगे, विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, समझ में आती है। टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें समझो, डेफिनेशन टेस्ट क्रॉस की, उसके बाद क्या, उसके बाद उसकी रेशियो, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, और तीसरे बात क्या, उसका यूज क्या। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यूज क्या है, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। यहां पर प्लांट भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, क्या बताया, बैकक्रॉस टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस, बैकक्रॉस और टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस। ठीक है, बैकक्रॉस दोनों में से कोई सा भी, कोई यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बैकक्रॉस को टेस्ट क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बैकक्रॉस को टेस्ट क्रॉस में कन्वर्ट कब किया जाएगा, जब रिसेसिव के साथ कराया जाएगा। ठीक है, रिसेसिव में रेशियो क्या आता है, जीनोटाइप फिनोटाइप का 1:1, हमेशा 1:1 आएगा, मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड। यूज क्या है, जीनोटाइप को कैलकुलेट करना है, जीनोटाइप को मेजर करना है कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक, लिखना है लिख लो जल्दी से, लेकिन एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी से, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट इसका।